हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी टिप्स बाय शिखा में। आशा करती हूँ मेरे सभी वीडियोस आपके जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनमें काफ़ी हेल्पफुल हैं और मेरे बताए हुए जितना भी कंसेप्ट है आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सोशल रिसर्च से ही रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको सोशल रिसर्च के स्टेप बताए, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताई थी, उसके बाद स्टेप्स का वीडियो दिखाया था। उसके बाद आपका जो सोशल रिसर्च में सबसे मेन जो चीज़ होती है वो है, आज मैं आपको समझाती हूँ, निदर्शन पद्धति। तो निदर्शन पद्धति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सैम्पलिंग मेथड। देखिए सैम्पलिंग मेथड क्या होता है। सैम्पलिंग जो शब्द है वो बना है सैंपल लेने से। ओके। अब आप जैसे किसी जगह का किसी क्षेत्र विशेष में समस्या आपने चूज़ की और वहाँ उस एरिया का आपने चूज़ किया है कि मैं इस क्षेत्र में अपना सोशल रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो उसके लिए आप वहाँ उस क्षेत्र विशेष से लोगों का चयन करोगे, तो उसको बोलते हैं निदर्शन पद्धति, सैम्पलिंग करना। ठीक है। सैम्पलिंग को इजी वे में आपको मैं समझा देती हूँ। जैसे घरों में आपने देखा होगा, जैसे खाना बनाते हैं हम, तो चावल पकने का जैसे हम कैसे देखते हैं, एक दाना निकाल के उसको चेक करते हैं कि वो चावल पक गया या नहीं। ऐसा तो नहीं है हम सभी चावल के दानों को चेक करते हैं, किसी एक दाने के चुनकर उसको चेक करने पर हमको पता चल जाता है कि चावल पका है या नहीं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे शॉप्स वगैरह पे हम जाते हैं तो वहाँ पे किसी चीज़ की क्वालिटी चेक करने के लिए, मान लिया दाल है या कोई गेहूँ है, उनकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पूरा कंटेनर या बोरी होती है उसमें से मुट्ठी भर कुछ दाल या गेहूं के दाने उनको निकाल कर हम चेक करते हैं, जांचते हैं सैंपल लेके। तो क्या होता है, हमको उस चीज़ का पता चल जाता है कि जो चीज़ उसी में से निकली है ग्रुप में से, तो वो ऐसी है, तो इसका मतलब उस पूरी चीज़ की क्वालिटी कैसी है। ठीक है। तो ये होता है सैम्पलिंग करना, यानी सैंपल से उस ओवरऑल चीज़ों का पता लगाना या स्थान का पता लगाना कि वो कैसी है। ठीक है, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसको बोलते हैं निदर्शन करना या सैम्पलिंग करना, सैम्पलिंग मेथड। ओके। इसकी कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन दी है, गुडेवा हार्ट की दी है और बोगार्ट्स की दी है। देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा आपको निदर्शन की कुछ भी या प्रतिचयन की, इसको निदर्शन भी बोलते हैं, प्रतिचयन भी होता है कई जगह ये शब्द, तो प्रतिचयन भी बोल सकते हैं या सैम्पलिंग मेथड आता है ऐसे। तो इसकी इम्पोर्टेंट मैंने जो डेफिनेशंस दी हैं ये दो, गुडेवा हार्ट्स बोगार्ट्स की, काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डेफिनेशन मिलती है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो गुडेवा हार्ट की देख लेते हैं सबसे पहले। एक निदर्शन एक विस्तृत समूह का निम्नतम प्रतिनिधित्व होता है। मतलब जो निदर्शन होता है, सैम्पलिंग जो होती है, वो विस्तृत समूह, यानी एक समूह हमने लिया तो समूह तो बड़ा है तो विस्तृत है, उसी समूह में से निम्नतम प्रतिनिधित्व, यानी उसी में से हम कुछ लोगों को ले लेते हैं और वो उसका छोटा रूप होता है, यानी निम्नतम प्रतिनिधित्व को बोलते हैं कि जो लोग इसमें से निकले हैं वो इसी समूह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। क्वालिटी है उनमें यही वाली जो इस ग्रुप में है, क्योंकि वो इसी ग्रुप का ही तो हिस्सा है। तो वही ओवरऑल पूरे चावल और थोड़े से चावल हमने चेक किए, तो जो क्वालिटी इनमें है वो इसी में है। ठीक है ना। तो निम्नतम प्रतिनिधित्व यानी छोटे रूप में सबसे छोटा प्रतिनिधित्व करने वाली इकाई होती है ये वाली। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक निदर्शन एक विस्तृत समूह का निम्नतम प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है बोगार्ट्स की। इकाइयों के समूह में से, इकाइयां यानी हमारी इकाइयां कौन सी होती हैं, इकाइयां कोई सी भी हो सकती हैं। जैसे हम किसी गांव में जितने भी लोगों पे करना चाहते हैं तो उनमें अगर हम महिलाओं पे करना चाहते हैं तो वो हमारी इकाइयां हैं। अगर ओवरऑल पूरी जनसंख्या पे करना चाहते हैं तो उसमें महिला, पुरुष, बच्चे, वृद्ध, सभी तरह के लोग हमारी इकाइयां हैं। तो इकाइयों के समूह में से निश्चित प्रतिशत का चयन, मान लो इकाई पूरी इसमें है, सारे लोग हैं इसमें, महिला पुरुष सभी लोग हैं, बच्चे भी हैं,
बुजुर्ग भी हैं। तो इस तरह से इकाइयों का जो समूह है उसमें से निश्चित प्रतिशत, मान लो हमने 10% ले लिए, उसका चयन कर लिया, 20%, मतलब जितने हम लोगों को लेना चाहते हैं अपने सोशल रिसर्च के लिए उस क्षेत्र में से, तो निश्चित प्रतिशत को हम चूज कर लेते हैं। उसी को बोगार्ट्स ने बोला है क्या, निदर्शन पद्धति, यानी उनको हमने एज ए सैंपल के रूप में चूज कर लिया है। ठीक है, तो दो डेफिनेशन मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, जो ये इकाइयाँ होती हैं इनको चुने जाने की समान संभावना होती है। ठीक है, ध्यान देना आप इस बात पर, चुनने की समान संभावना। ठीक है ना, तो इकाइयों के चुनने की समान संभावना कैसे होती है, जैसे आप गए किसी क्षेत्र विशेष में, तो आपको तो नहीं पता ना, ये लोग आप ऐसे ही चूज कर लेते हो कि हाँ ये इनमें से ये इतनी महिलाएं आ जाइए, इतने पुरुष आ जाइए, तो उनमें से जो ओवरऑल जितनी भी समग्र में जितने भी लोग हैं, तो उनमें से सभी इकाइयों के चुनने की समान संभावना है। कोई भी आ सकता है रैंडमली उठ के, तो इन इकाइयों की चुनने की समान संभावना होती है। प्लस इनमें एक विशेषता ये और होती है, विशेषताओं में तो मैं बता दूंगी आपको कि ये उनमें वही गुण होते हैं जो पूरे उस ग्रुप में गुण होते हैं, वो उस निदर्शन के बाद जो हमने छोटा ग्रुप लिया है उनमें भी वो सेम क्वालिटी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाओं से निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आती हैं इसकी विशेषताएं। कई बार पूछी जाती है निदर्शन पद्धति क्या है, इसकी परिभाषाएं दीजिए, इसकी विशेषताएं बताइए। छोटे में भी आ जाता है, विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो विशेषताओं में सबसे पहले है समग्र का प्रतिनिधित्व। तो समग्र का प्रतिनिधित्व कैसे, कि समग्र मैंने आपको बताया जैसे पूरा ग्रुप होता है, पूरा उस ग्रुप को समग्र बोलते हैं। ओवरऑल जितने भी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती हैं इकाइयाँ। कौन, जो हमने चुनी है इकाइयाँ, छोटा रूप, वो समग्र का ही तो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, क्योंकि उनमें सेम क्वालिटी है। जो चीजें इतने सारे लोग हमको बताते हैं वो बातें हमको ये ग्रुप भी बता सकता है, क्योंकि वो उन्हीं में से निकले हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो ये निदर्शन पद्धति से जो निकली हुई इकाइयाँ होती हैं वो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, सेकंड है पर्याप्त आकार। अब निदर्शन पद्धति की दूसरी विशेषता है पर्याप्त आकार। जैसे हम उस क्षेत्र में कितने लोगों के ऊपर अपना रिसर्च वर्क पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको पर्याप्त आकार में निदर्शन के लिए इकाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी गांव में जातियों पर अध्ययन करना चाहते हैं, तो जातियाँ तो बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे उनमें लोग होते हैं, तो हम क्या करते हैं उनमें से निश्चित लोगों को सभी जातियों में से ले लेते हैं और एक ऐसा आकार में निदर्शन की इकाइयाँ ले लेते हैं जिसमें हम अपना रिसर्च वर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरे लोगों पे तो संभव नहीं है। तो इसलिए उनमें से कुछ लोगों को चुनकर पर्याप्त आकार में, जिससे हमको जो रिजल्ट मिले वो भी सही मिले, तो पर्याप्त आकार में उन इकाइयों को चूज कर लेते हैं। तो क्या होता है कि निदर्शन की जो इकाइयाँ होती हैं वो पर्याप्त आकार में होती है। ये दूसरी विशेषता। थर्ड जो इसकी विशेषता है वो है पक्षपात रहित। पक्षपात रहित निदर्शन में पक्षपात कैसे, मतलब मान लीजिए मैं किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मेरे अंदर बायसनेस नहीं होनी चाहिए उस ग्रुप के लिए, मतलब पक्षपात रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस पर्सन को ले लूँ या इस पर्सन को ना लूँ, या ये पर्सन मुझे, ये ग्रुप मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता जो होता है उसके स्वयं की रुचि और स्वार्थ, इच्छा, भावना, इन सब चीज़ों का कोई काम नहीं होता है, क्योंकि उसको पक्षपात रहित अनुसंधान वर्क करना है जिससे सच में उसके जो फैक्ट्स हैं वो निकल के आए, इसलिए उसको पक्षपात रहित काम करना है।
तो उसको स्वयं के अपने कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना है कि मैं मेरी इसमें रुचि है या इन लोगों को लूँ या मैं इसी क्षेत्र में जाके करूँगा। अगर जातियों का अध्ययन करना है, अनुसूचित जातियों का करना है, तो आपको उन्हीं इलाकों में जाना पड़ेगा या अनुसूचित जातियाँ पाई जाती हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप एक मेट्रो सिटी में चले जाएँ जहाँ पे आपको देखने को ना मिले। तो आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आपका स्वार्थ नहीं चलेगा इसमें, पक्षपात रहित होना ही पड़ता है। तो प्रतिदर्श या निदर्शन या प्रतिचयन, प्रतिदर्श भी है, तो ये सब एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है, पक्षपात रहित होकर वर्क करना होता है। तो इसकी एक क्वालिटी है कि निदर्शन जो होता है वो पक्षपात रहित होता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है साधनों के अनुरूप। साधनों के अनुरूप कैसे कि निदर्शन का जो चयन होता है, जिन इकाइयों का हम चयन करते हैं, उन इकाइयों का चयन हम इस आधार पर करना चाहिए कि हमारे पास उस पर प्रॉपर रिसर्च वर्क करने के साधन भी हों। ऐसा नहीं है कि हमारे पास साधन तो हो ही नहीं, जैसे हम कुछ भी प्रश्नावली या कुछ ऐसे डालना चाहते हैं या उनसे कोई साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रॉपर परफॉर्मा नहीं है या सूची नहीं है। तो सारी विधि और साधन सब कुछ होने चाहिए। तो इसके अनुरूप ही होता है निदर्शन, यानी व्यक्ति अपने सारे साधन विधियों को जुटाकर और इन तरीकों से करूँगा ऐसे रिसर्च वर्क, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही क्या करता है, निदर्शन का काम करता है। ठीक है, ये इसकी और विशेषता। अब विषय वस्तु के अनुरूप, निदर्शन हमेशा विषय वस्तु के अनुरूप ही होता है। जैसे जैसे आप विभिन्न जातियों का, मैंने बोला, अध्ययन करना चाहते हैं, तो विभिन्न जातियों का अध्ययन कैसे, कहाँ करेंगे आप? विभिन्न जातियों का अध्ययन कोई बाहर फॉरेन में तो करेंगे नहीं, क्योंकि जितनी जातियों का अध्ययन करना है, जितनी पाई जाती है, तो भारत की जातियों पर करना है। तो भारत में जितनी भी जातियां हैं तो उन पर आप अध्ययन करेंगे। तो निदर्शन कैसे, विषय वस्तु के अनुरूप ही होगा। यानी आप एक भारत में क्षेत्र विशेष में जाएंगे, सभी और जितनी जातियां मिलती हैं उनमें से ही आपको निदर्शन करना पड़ेगा, यानी उनमें से ही आपको इकाइयों का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, ये विशेषता, विषय वस्तु के अनुरूप ही होता है निदर्शन का काम। उसके बाद समय व धन की बचत, टाइम और मनी दोनों चीज। मानो अगर आप पूरे क्षेत्र पर करो, पूरे क्षेत्र यानी मैं जयपुर सिटी पर करूँ या किसी भी सिटी पे पूरे लोगों के साथ में रिसर्च वर्क करूँ, तो ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों से मिलना और डेटा कलेक्ट करना इजी वर्क नहीं होता है। तो क्या होता है, हम जो छोटे समूह पर जब काम करते हैं किसी निदर्शन के द्वारा, तो सबसे पहले तो टाइम बचता है हमारा, कम समय में काम हो जाता है, और मनी और धन की बहुत बचत होती है। बिकॉज एक होता है आप जगह जगह जाएंगे तो आपका ट्रैवलिंग में भी पैसा लगेगा, आप कुछ और भी रिसर्च वर्क में बहुत चीज़ें काम आती है तो उस पर भी आपका धन जाता है, आपका मनी स्पेंड होता है। तो क्या होता है, समय और धन दोनों की बचत होती है। कब? जब हम निदर्शन पद्धति से काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है निदर्शन का। इसलिए इसमें क्या होता है, समय और धन की बचत होती ही होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट विशेषता। इसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक अध्ययन संभव। वैज्ञानिक अध्ययन संभव कैसे? मैंने आपको बताया कि जब हम निदर्शन पद्धति से कोई काम करते हैं, यानी हमने इकाइयों का चुनाव कर लिया, फिर उस पर प्रॉपर वे में उन लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर उनका हम क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, फिर टैबुलेशन करते हैं, और लास्ट में हम उसका जो भी रिजल्ट होता है वो बनाते हैं। तो जो डेटा कलेक्शन के वर्क से लेके लास्ट एनालिसिस करना, विश्लेषण तक करने का जो काम होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? वैज्ञानिक अध्ययन के अंतर्गत। क्योंकि सब कुछ हमको उन्हीं वैज्ञानिक रीतियों से करना होता है। हम सारे कुछ विधियाँ यूज़ करते हैं, मीन मोड से हम सारा रिजल्ट निकालते हैं। डेटा कलेक्शन का वर्क जो काम होता है बहुत हेक्टिक होता है, उसमें आपको बहुत सी जगहों पर अध्ययन करना होता है। तो ये सब क्या होता है, किसमें होता है? वैज्ञानिक अध्ययन संभव निदर्शन पद्धति में, क्योंकि हमने उन इकाइयों का चयन कर लिया है। ठीक है,
लोचता का गुण, लोचता क्या होती है? लोचता होती है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबिलिटी का निदर्शन में क्या काम है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है जैसे मानिए मैंने 100 लोगों का चयन किया है समग्र में से, ठीक है। 100 लोगों का मैंने चयन किया है, इन इकाइयों का चयन किया है मैंने निदर्शन पद्धति से, और चुनने के बाद मैं इस पर रिसर्च वर्क करना चाहती हूँ। बट किसी वजह से ये 100 इकाइयाँ जिन पे मैं वर्क करना चाह रही थी, इनमें से कुछ लोग चले गए या नहीं आए, तो इकाइयाँ मानिए 50 रह गई, तो कम हो गई। तो इकाइयों के कम होने पे ऐसा नहीं है कि मेरा रिसर्च वर्क फिर 50 लोगों पे ही होगा। तो मैं इसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है निदर्शन में कि मैं ये ना इकाइयों को वापस से ऐड करके बढ़ा सकती हूँ। मतलब 50 लोगों का मैं और चयन कर सकती हूँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं उसी क्षेत्र विशेष से या आसपास से किन लोगों का और चयन कर लूँगी इकाइयों का, और उसमें ऐड कर लूँगी। अगर मुझसे रिसर्च वर्क 100 लोगों पे ही करना है, 100 इकाइयों पे ही करना है, तो मुझे 100 ही करनी है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि अब लोग कम हो गए, इकाइयाँ कम हो गई हैं, तो घटने बढ़ने पे हम उसको वापस वही कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है इसमें, किसमें? निदर्शन में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं थी, जैसे निदर्शन की समग्र प्रतिनिधित्व, पर्याप्त आकार, बायसनेस नहीं होती, इसमें पक्षपात रहित होता है, साधनों के अनुरूप, विषय वस्तु के अनुरूप होता है, समय और धन की बचत होती है, वैज्ञानिक अध्ययन संभव, और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, यानी लोचता का गुण पाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इसकी विशेषताएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया टॉपिक में। निदर्शन हो गया। निदर्शन क्या होता है? समग्र में से किन्हीं इकाइयों का चुन लेना जिसमें समान गुण होते हैं, उचित प्रतिनिधित्व की इनमें संभावना होती है, सब, क्योंकि उनमें सब में गुण समान होते हैं। इन चीज़ों इन्हीं चीज़ ध्यान में रखकर जो हमारा रिसर्च वर्क किया जाता है, तो ये निदर्शन पद्धति होती है। मतलब समग्र में से लघुत्तम रूप को निकालना, निम्नतम इकाइयों का चयन निदर्शन कहलाता है, ठीक है। ये परिभाषा है गुडेवा हार्ट की, बोगार्ट्स की, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में ये वाली, और ये विशेषता है। तो आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। सोशल रिसर्च से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो मैं आपको क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।